गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी, तो मैं देख रहा था अभी असाइनमेंट आप में से कुछ 3-4 लोगों ने नहीं की हुई सबमिट, है ना? किसने नहीं की अभी? वंशिका, सौम्य, शेखर, दीपित, आदित्य जैन। अच्छा, आप आदित्य आप कर देना वहां पे। चलो बच्चों, मैं ना उसको चेक करूंगा, सबका देखूंगा मैं, और फिर आई सेंड कोई रिमार्क्स अगर उस पर हुए तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके बच्चों, मैं पहले ये वाला केस ही डिस्कस करता हूँ एक बार। आई होप सबने मतलब अच्छे से रिवाइज किया ये सारा पार्ट, है ना, और उसको लिखा ही होगा। नहीं, एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, एम्पलीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं हम। तो एक बार चेक करो, इसमें आपकी जो कंडीशंस हैं, x इक्वल टू 0 नोड, x इक्वल टू l एंटी नोड, इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा आएगा 4l अपॉन 2n माइनस 1, वेयर n शुड वेरी फ्रॉम 1 to 3, राइट? और फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2n माइनस 1 v बाय 4l, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई v बाय 4l। जब आप पुट करोगे तो ऐसा आएगा n इक्वल टू 1 पे f1 जो है v बाय 4l आ गया, जो कि फंडामेंटल है। n इक्वल टू 2 डाला तो वो f2 आ गया 3v बाय 4l, जो कि फर्स्ट ओवरटोन बन गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंस है ना, कंपेयर टू द प्रीवियस केस। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, nth मोड इज इक्वल टू 2n माइनस 1th हार्मोनिक इज इक्वल टू n माइनस 1th ओवरटोन, और उसमें 2n माइनस 1 v बाय 4l फ्रीक्वेंसी हुई उसमें। और इस केस में एक जो दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ हर मोड में सेम नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आएंगे। हाँ, हो सकता है बच्चों आपने 2n प्लस 1 लेके लिया हो और n को 0 से स्टार्ट किया हो, है ना, विच इज फाइन। मतलब अगर आपने वैसे डिराइव किया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको चेंज करके 2n माइनस 1 की फॉर्म में लिख दो, बिकॉज फिर वहां पे आपको मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, डेरिवेशन बिल्कुल ठीक है, बट वहां पे क्या होगा, n की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट? तो देयर इज नथिंग लाइक जीरोथ मोड, हम हमेशा फर्स्ट मोड से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं।
ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब दोनों जगह सेम रखने के लिए, n इक्वल टू 1 ही रखने के लिए दोनों डेरिवेशंस में हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। बच्चों किस किस का ये आ गया था, चाहे 2n+1 की फॉर्म में? ओके, वेरी गुड। ठीक है जी। अच्छा, आपका टेस्ट वाला रिजल्ट रिवाइज हो गया था ना? ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 एफ पार्ट बचो। ईशा मैं अभी आज कर दूंगा उसका रिप्लाई। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको मास दे दिया, लेंथ दे दी, टेंशन दे दी, उससे वी निकल आया। जैसे इसमें लिखा ना आपको कि प्लग्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो बच्चों क्या होगा कि जहां से हमने प्लग किया, प्लग का मतलब क्या है, वहां से डिस्टर्ब किया, तो क्या कंडीशन मानेंगे हम कि वहां पर क्या हो गया, वहां पे एंटी नोड बन गया 25 पे। तो मतलब ये देखो कैसा केस बन गया, हम दोनों एंड्स तो फिक्स मान ही रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि 25 पे एंटी नोड है, तो वो लैम्डा बाय 4 जो है आपका 25 और हो गया 25 सेंटीमीटर, उससे लैम्डा निकल आएगा, उससे एफ निकल आएगा। अंडरस्टूड? ऐसे जैसे मैं तो देख सकता हूँ 9th क्वेश्चन, वहां पे ये भी क्लियर कर दिया कि कहाँ से प्लग किया और कहाँ पे टच किया। तो बेसिकली जहां प्लग किया है वो एंटी नोड, और जहां टच किया है वो क्या बन गया, नोड। राइट, मतलब कि वहां से आपने पकड़ रखा है स्ट्रिंग को। ये बात क्लियर हुई बच्चों, थर्ड और 9th क्वेश्चन? फोर्थ अभी नहीं करना ये बच्चों, ये अगले टॉपिक का है। अच्छा बच्चों, एक ना आपने ध्यान रखना है, बहुत बार ना क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा होता है बस कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जब कुछ नहीं मेंशन्ड होता तो हम हमेशा उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा होता है, मिसप्रिंट नहीं है, बस आपने फ्रीक्वेंसी मींस फंडामेंटल। 8th क्वेश्चन, डबल द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डबल करनी है हमें, लेंथ 3/4 कर दी। अच्छा, 8th में बच्चों आपको ना ये कंफ्यूजन हो सकती है एक, कि जब हमने लेंथ को 3/4 किया है तो मास को चेंज किया है कि नहीं किया, इजंट इट? तो क्या मान के आता है बच्चों आंसर?
नहीं, डेंसिटी तो सेम रहेगी, मतलब मास चेंज कर रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है, मतलब चलो वो तो फिर ज्यादा लॉजिकल है। तो मतलब देखो, होती क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, v/2l, तो 1/2l रूट ऑफ t/म्यू। म्यू क्या बन गया, मास पर लेंथ, मास क्या बन गया, डेंसिटी इनटू एरिया, इनटू लेंथ। ये लेंथ वाली टर्म कट गई। तो इस तरह लिखो बच्चों, है ना, इससे एकदम हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को डबल कर रहे हैं, एल 3/4 कर दिया, रो और ए में कोई चेंज नहीं आएगा, तो टी में चेंज निकाल लो क्या आता है। क्या अगर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग लिखा होता है बच्चों, जैसे 8th में लिखा है, या जैसे 5th भी जो है सोनोमीटर वायर, और या 3rd है, तो उसका मतलब भी हमेशा ये होता है कि बहुत जगह लिखा हुआ है सिर्फ स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, अगर दूसरा केस होगा तो क्लियरली लिखा होगा। 9th क्वेश्चन, 9th में आपको कहा है कि सेकेंड हार्मोनिक जनरेट करना है। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब हुआ n=2, तो लैम्डा जो है आपका λ=L हो गया। तो सी λ=L का क्या मतलब है, कैसी वे, लाइक दिस। तो जो ये बीच वाला पॉइंट है इसको नोड रखना है, तो मतलब यहां से टच करोगे। जो ये वाला पॉइंट है इसको एंटी नोड रखना है, तो इसको यहां से प्लग करोगे। ठीक है, टच मतलब नोड, हाँ, प्लग होता है ऐसे डिस्टर्ब करना, टच है बस पकड़ के रखा हुआ है। ओके, तो बच्चा ये क्यों दिया हुआ है इन्होंने ऐसे, मतलब ये दो कंडीशंस क्यों लगाई हैं कि प्लग भी और टच भी। देखो क्या चक्कर पड़ता है, मान लो मैं सिर्फ एक कंडीशन लगाता, ठीक है, मान लो मैं कहता कि सेंटर पे नोड आना चाहिए, राइट। तो अब जैसे ये तो हमारा सेकेंड हार्मोनिक है, अगर मैं बच्चों 1 मिनट के लिए फोर्थ हार्मोनिक बना दूं, वो ऐसा बनेगा जहां लैम्डा जो है आपका L/2 हो जाएगा। तो यहां भी तो जो मिड पॉइंट है वहां पे नोड आ रहा है ना, तो ये फोर्थ हार्मोनिक भी बन सकता था। तो इसलिए यहाँ दोनों कंडीशंस भी हुई हैं। समझ गए बच्चों। ऐसे ही अगर आप थर्ड क्वेश्चन सोचो, ठीक है, यहां पर भी आपको ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। जैसे इन्होंने कहा है कि 25 सेंटीमीटर पे एंटी नोड है, तो मैंने तो सीधा ही λ/4 को 25 डाल दिया, बट ध्यान से सोच के बताओ क्या λ/4 ही 25 होगा, कोई और कंडीशन भी बन सकती है। अगेन ऐसा तो हो ही सकता था ना, जैसे हमने तो ये माना है कि स्ट्रिंग है और ऐसा केस है,
25 पे और ये नोड है, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये 25 हो? इसमें भी तो कोई गलती नहीं है। आ रहा है समझ बच्चों? स्ट्रिंग टच करने का मतलब है कि बस वहां से आपने स्ट्रिंग को हिलने नहीं दिया, राइट? तो वो नोड बन गया, वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो पा रही। तो मतलब बच्चों मुझे बताओ, ये वैसे आपके एक्सरसाइज 3 में आएगा ऐसा कंसेप्ट कि एक्सरसाइज 3 की ये थर्ड क्वेश्चन की एग्जैक्ट कंडीशन क्या बनेगी? हमें ऐसे लिखना चाहिए ना, 2n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 25। जो समझ आया ये? तो कई बार ना मल्टीपल में ऐसे हो जाता है कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। 9 सबको क्लियर हो गया? सर वो 9th में जैसे हमने दो बनाई थी वेव्स, उनमें एक बार फिर से बताना डिफरेंशिएट कैसे किया था, कि वो प्लग का ही चेंज था कि एक एल बाय। प्लग का। ओके सर। 11th क्वेश्चन, इसमें क्या हो गया? सिमिलर वायर्स नहीं है, मतलब मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है तो वी तो सब में सेम होगा, टेंशन भी सेम है। अगर टेंशन भी सेम है तो N1 बन गया आपका V बाय 2L1, N2 बन गया V बाय 2L2 एंड सो ऑन। अब जब आपने कंबाइन कर दिया तो जो नया N बना वो क्या बना? V बाय 2L, और L क्या है? L1 प्लस L2 प्लस L3 को सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे निकल आएगा। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन एक बार दोबारा समझो। देखो आपको ये कहा है कि 25 सेंटीमीटर से प्लग किया। इसका मीनिंग क्या है कि 25 सेंटीमीटर पे एंटी नोड, राइट? अब हमें यह भी पता है कि x इक्वल टू 0 पे नोड है। तो जो इसके देखो अलग अलग केसेस हो सकते थे। मान लो ये 0 लिया, ये मैंने 25 लिया, ये चलो 100 है। एक केस तो था बच्चों कि मान लो मैं इस तरीके की वेव बना दूं, राइट? तो ये क्लियरली लैम्डा बाय 4 हो गया। दूसरा केस, मतलब आप ऐसे सोचो कि आपको तो सिर्फ ये गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम पोजीशन 25 है। तो एक दूसरा केस ये ऐसे वाला भी हो सकता है। यहां पर भी तो 25 पे एंटीनोड ही बन रहा है, करेक्ट? मतलब इस केस में बचो 25, इनफैक्ट बचो हमने पहले एक केस मिस कर दिया था। इस केस में 25 किसके इक्वल हुआ? ब्लैक में तो वो लैम्डा बाय 4 के इक्वल हुआ। ये जो मैंने ब्लू केस बनाया है इसमें 25 किसके इक्वल हुआ? थ्री लैम्डा बाय 4 ना। ऐसे ही मैं ये भी कर सकता था कि
ऐसे कुछ। इसमें कितना बन गया, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, ये 5 लैम्डा बाय 4 बन गया। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, ये कैसी कंडीशन बन रही है बच्चों? लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4। तो ये ऐसे बन जाएगा कि 2n minus 1 lambda by 4 should be equal to 25। नहीं, इस केस में अब f कैसे निकलेगा? आपको लैम्डा निकल आया, तो अब f कैसे निकलेगा? v बाय लैम्डा से। ओके बच्चों, एक और ये अच्छा डाउट है कि रियलिटी में क्या होता होगा। मान लो आपने लैम्डा बाय 4 पे प्लग किया, ठीक है, तो असली में सिर्फ लैम्डा बाय 4 पे प्लग किया, तो क्या होगा रियलिटी में? तो रियलिटी में तो बच्चों ये होता है कि ना फिर मिक्सचर ऑफ वेव्स बन जाता है। ये जितनी मैंने बनाई है ना, ब्लैक ब्लू रेड, उन सबका एक मिक्सचर बन जाता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि रियलिटी में आप अगर सिर्फ लैम्डा बाय 4 पे प्लग करोगे तो सिर्फ ब्लैक बन जाएगी, बाकी भी बन सकती हैं ब्लू रेड। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर जो आपने ब्लैक वाला बनाया है उसमें जो हमारी एक नोड होएगी वो सेंटर में आ जाएगी 50 सेंटीमीटर पे, पर जो बिल्कुल ब्लू हाँ। वाला है उसकी नोड नहीं नहीं वो, थोड़ी आएगी उस हाँ पे। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो फिगर गलत है वो। मतलब आप सिर्फ वो देखो बस कि 3 लैम्डा बाय 4 बन रहा है, वो उससे नहीं मीट करेगा। ओके सर। मतलब ऐसा होता है कि जहां पे आप टच करोगे वहां तो नोड बन ही जाएगा, ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां आपने टच नहीं किया वहां नोड नहीं बनेगा। और कोई क्वेश्चन बच्चों? ये तो हो ही गया ना एक्सरसाइज 1। ये 12th क्वेश्चन है बच्चों। मीनिंग क्या है ये जो ऐसे लिखा है ना, विद विच द वाइब्रेटिंग वायर विल बी इन ट्यून, इसका मतलब है कि मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। इलेवेंथ भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आज समझाया था, उस तरह लिख के, डेंसिटी वाले के फॉर्मूला के हिसाब से लिख के।
नहीं, 16th में तो नंबर ऑफ बीट्स पूछा है, ये अभी नहीं होगा। हाँ, 11th में भी मास चेंज करेगा, इसीलिए उसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, रो ए एल वाली फॉर्म में। सर ऐसा पता कैसे लगेगा कि मास यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, सीधा स्ट्रेच कर रहे हैं? नहीं, हम तो मास चेंज करेंगे until and unless कुछ मेंशन हो। सर अलग क्योंकि से। मैंने वैसे किया था स्ट्रेच करके, फिर मेरा आंसर 69% आ रहा था। मतलब आपने मास कांस्टेंट माना था? यस सर। तो नहीं, आंसर इसका 69 ही गिवन है क्या? मतलब हम नो सर, until आंसर and unless, हाँ वही ना, कि अगर मेंशन नहीं है तो आप तो मास भी चेंज करोगे, वही सही है। ओके सर। बच्चों ये ना बीट्स जैसे वर्ड बार बार आ रहा है, बीट्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि डिफरेंस, जैसे 16th में भी जैसे लिखा है नंबर ऑफ बीट्स हर्ड, इसका मतलब है बस कि दोनों केसेस में डिफरेंस कितना आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो 18th है, इसके में क्या लिखा है, विल नॉट प्रोड्यूस बीट्स, मतलब दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, ये मतलब होता है बीट्स का। जैसे 16th में लिखा ना कि एक फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 392 है, वो एक स्ट्रिंग के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो अब हमने स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस किए, तो बीट्स का मतलब है कि जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बनी माइनस जो फोर्क की फ्रीक्वेंसी बनी। ठीक है, वैसे वो आ जाएगा अगली क्लास में, अभी छोड़ना चाहे छोड़ दो 16th। 18th में कहा है विल नॉट प्रोड्यूस बीट्स, मतलब कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, किस फैक्टर से फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, टेंथ भी वैसे ही करना है, उसी तरह लिख के जो ऊपर मैंने लिखा था, म्यू को मतलब मास को डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ लिख के। ट्वेंटी थ्री, रेजोनेट्स, रेजोनेट्स कहना या इन ट्यून कहना मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है। तो 23rd में क्या मतलब है क्वेश्चन का, कि जो स्ट्रिंग है, जो 25 सेंटीमीटर वाला स्ट्रिंग है, उसकी फ्रीक्वेंसी 256 है, तो जो दूसरा फोर्क है जो 16 के साथ रेजोनेट कर रहा है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो 16 वाले की होगी। ठीक है, अगेन जब कुछ मेंशन नहीं है तो हम यही मानेंगे कि 25 वाले में या 16 वाला जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कर रहा है वाइब्रेट। ओके, डन बच्चों? जो बच्चों 12th क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको डिराइव करना पड़ेगा सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पे अब आपको क्या लिख दिया, स्टील रॉड इज क्लैम्प्ड एट इट्स मिड पॉइंट, तो इसका क्या मतलब हुआ?
अब ये ऐसा केस बन गया जहां बीच में नोड है और दोनों साइड्स पे एंटी नोड्स, तो आपको उसके लिए डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आज हमने ये करना ही है तो आपको एनीवेज वो क्लियर हो जाएगा, बट ये केस ये वाला बनेगा। और इनफैक्ट पूरा ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं है ना, बस आपको ये दिख गया कि लैम्डा बाय 4 जो है वो 50 सेंटीमीटर है, उससे बस स्पीड निकल आएगी। ओके, तो बच्चों ये सबको क्लियर होगा ये स्टील रॉड वाले केसेस, सॉरी वायर वाले केसेस, फिक्स्ड एट वन एंड और ओपन एट वन एंड। तो बच्चों जैसे मैं आपको समझा रहा था, एक एक मिनट, हाँ बच्चों जैसे मैं आपको समझा रहा था कि ये वाले जो केसेस होते हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों वो है गिटार। तो बताओ मुझे बच्चों गिटार में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं? 6 स्ट्रिंग्स होते हैं आई थिंक, राइट। जैसे अगर आपने कभी गिटार देखा हो तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो स्ट्रिंग्स होते हैं सारे वो अलग अलग थिकनेस के होते हैं, राइट। उसका क्या रोल होता है? सोचो। अच्छा चलो ये बताओ कि जैसे अगर कभी आपने बजाया हो या छेड़ा हो, उस किसी मोटी वायर को डिस्टर्ब करो वर्सेस पतली वायर को डिस्टर्ब करो, क्या डिफरेंस होता है? मोटी वायर से कैसी आवाज आती है? उससे मोटी आवाज ही आती है ना। पतली वायर से शार्प आवाज आती है थोड़ी। तो इसको बच्चों आप में से कई लोग एज पिच बोल रहे हो। पिच इज सेम एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे हम हाई पिच कहते हैं उसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी। तो जो मोटी वायर होती है बच्चों उसमें जो, और इसका मीनिंग क्या होता है, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसका मतलब होता है उतनी शार्प है साउंड, तीखी आवाज, ठीक है। जितनी लो फ्रीक्वेंसी है उतनी भारी या उतनी मोटी आवाज है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि मोटी वायर से कम फ्रीक्वेंसी क्यों बनती है। देखो बच्चों अगर वायर की थिकनेस अलग है तो मैंने आज ही आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था। हमने ऐसे लिखा था ना फॉर्मूला, V को इक्वल टू ऐसे बन गया था ना। तो मोटी वायर मतलब एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा मतलब लेंथ तो सारी वायर्स की सेम ही होती है, तो एरिया ज्यादा मतलब बच्चों तो क्या हो गया, V कम हो गया, है ना।
अगर V कम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। अंडरस्टूड? तो हम जानबूझ के अलग अलग वायर्स लेते हैं बच्चों, अलग अलग थिकनेस की, ताकि हम हर वायर से एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर पाए। क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक? फिर क्या होता है बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि जो गिटार होता है उसमें नॉब्स लगे होते हैं, है ना? नॉब्स का काम क्या होगा? वही वायर को टाइट लूज करना। उससे क्या होगा? टेंशन चेंज करेगी। तो अगेन टेंशन चेंज करेगी तो उससे भी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप गिटार से किस टाइप का म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहते हो, आप उसके हिसाब से मतलब वैसी टेंशन सेट करोगे। तो मतलब नॉब्स से एक इजी तरीका बन जाता है जिससे कि आप टेंशन चेंज कर सकते हो। फिर बच्चों क्या होता है, अगर आपने देखा हो कि गिटार जनरली कैसे बजाया जाता है, हम एक एंड से, जो राइट हैंड होता है फॉर अ राइट हैंडेड पर्सन, उससे तो हम ऐसे बस प्लग कर रहे होते हैं, और लेफ्ट हैंड से क्या कर रहे होते हैं? लेफ्ट हैंड से हम स्ट्रिंग को अलग अलग जगह से प्रेस कर रहे होते हैं, है ना? तो बच्चों जहां से हम प्रेस कर रहे होंगे वहां पे क्या बन रहा होगा? नोड। ठीक है? तो हम जब प्रेस करते हैं तो हम नोड बना देते हैं, तो उस नोड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने एक बच्चों ऐसे साइड व्यू बनाया है, तो आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग के नीचे वो बिल्कुल पतले पतले से कुछ होते हैं ना, जिसके साथ स्ट्रिंग प्रेस होता है। फ्रेट कहते हैं उसको। अच्छा, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप जहां से इसको प्रेस करोगे, ठीक है? मतलब लेटर से जैसे मैंने शो किया है, लेटर से मैंने बच्चों रीजन 3 के अंदर प्रेस किया, तो अगर मैं रीजन 3 के अंदर प्रेस करूंगा तो मेरी जो वायर है वो मैंने जहां सर्कल किया हुआ है उसके साथ टच करने लग जाएगी, राइट? तो अब वहां पे नोड बन गया। तो फिर ये जो बच्चों प्लेस किए होते होंगे पॉइंट्स, ये जो फ्रेट्स कहते हैं जिनको, वो इस हिसाब से ही बने होंगे डेफिनेटली, कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ कहाँ प्रेस करो, नोड्स की पोजीशन अलग अलग बनेगी। तो अगर नोड्स की पोजीशन अलग अलग बनेगी तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होएगी वो डिफरेंट होएगी। इजंट इट बच्चों? तो ये फ्रेट्स कितने होते हैं, किसी को है आइडिया? नहीं, एक मतलब एक वायर के लिए 20 होते हैं, और हम 12 यूज करते हैं। ये जो फ्रेट्स हैं, जो मतलब ये जो ब्लू जिस तरह के जो मैंने मार्क्स दिखाए हुए हैं, मतलब आप एक वायर को इन जनरल कितने पॉइंट से प्रेस कर सकते हो? हाँ, वो भी आई बिलीव पक्का डिफरेंट गिटार्स के लिए अलग अलग होगा। तो जैसे जसराज बता रहा है कि 20 होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अकाउस्टिक गिटार में 20 होते हैं, तो इसका मतलब अकाउस्टिक गिटार में आप एक वायर से कितनी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हो? 20, है ना? और ऐसी 6 वायर्स हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गिटार से मतलब इन अ बेस्ट केस सिनेरियो टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हो? 120। आया समझ बच्चों कि एक वायर से 20 कर सकते हो? ऐसी 6 वायर्स हैं, अगर आप ये सेटिंग रखो कि हर वायर से अलग ही फ्रीक्वेंसी बने तो टोटल आपके पास 120 फ्रीक्वेंसीज बन गई ना। हाँ मतलब अगर अब उस पे चले जाओ कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल वायर्स प्लग कर दी या कुछ, तो यस और ज्यादा बन जाएंगी। बट जितना मुझे आइडिया है, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, मतलब एक्सपर्ट से एक्सपर्ट गिटारिस्ट भी मतलब 6 वायर्स नहीं यूज कर पाते। मतलब 1 या 2 वायर्स को सीखने में ही बहुत टाइम लग जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मतलब मैंने कभी सुना था ये। तो बच्चों जनरली कोई भी म्यूजिक जो होता है, वो म्यूजिक क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो जितना हम ज्यादा फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर पाते हैं उतना हमारा म्यूजिक ज्यादा अच्छा हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा है कि अगर आप सोचो, एक केस है कि एक पर्सन सिर्फ गाना गा रहा है, एक पर्सन जब गाना गा रहा है तो वो बहुत थोड़ा सा चेंज ला सकता है फ्रीक्वेंसी में। दूसरा केस हो गया वो अपने साथ गिटार बजा रहा है। तीसरा केस है कि साथ में ड्रम्स भी लगे हुए हैं और भी ऐसे 10 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो जितने आप ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लगाते जाओगे, जैसे आप कोई कोई रॉक कंसर्ट देखो या कोई टीवी पे लाइव म्यूजिक शो देखो, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं उतनी आप ज्यादा फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हो, उतना आपका म्यूजिक जो है वो ज्यादा रिच लगेगा सुनने में। ये बात बच्चों क्लियर हो गई सबको? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम जो स्टैंडिंग वेव्स का अगला केस करते हैं उसको हम कहते हैं बच्चों ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप होती है फ्लूट। तो अगर हम सोचें फ्लूट क्या चीज है, इट इज बेसिकली जस्ट अ हॉलो पाइप, है ना, जिसके अंदर एयर होती है। तो क्या आप बच्चों ऐसे, क्या आप ये रियलाइज कर सकते हो कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें की एयर पास करती है? कोई भी एक पाइप है या कुछ शेप है जिसके थ्रू एयर पास करती है। सोच के देखो क्या क्या हो गए। जैसे एक तो फ्लूट हो गया, और बैक पाइप जो होती है, शहनाई जो होती है, फिर वायले ये माउथ ऑर्गन जो होता है ना, ट्रम्पेट। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आप एयर का यूज करते हो। तो हम बच्चों अभी समझते हैं इसको कैसे होता है। मतलब हम देखेंगे कि हमें फ्लूट के केस में समझना काफी इजी है। तो ऑर्गन पाइप बच्चों होती कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट अ सिंपल हॉलो पाइप। अब बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मैं फ्लूट का एग्जांपल ले रहा हूं जान के, फ्लूट्स जो होती हैं वो बच्चों 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है जो मतलब बिल्कुल परफेक्ट सिलेंडर होती है और आप उसको ऐसे ऊपर से ब्लो करते हो। सही कह रहा हूं मैं? और तो वो हो गई, जैसे लेफ्ट वाला ही केस हो गया, करेक्ट। और एक फ्लूट होती है जो मतलब थोड़ी बच्चों वाली टाइप्स होती है, जिसको आप सीधा ऐसे बजाते हो, करेक्ट। तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो कुछ राइट साइड जैसे फिगर वाले फिगर का जैसा हो गया कि एक साइड से पाइप बहुत पतली है और धीरे धीरे वो मोटी हो गई।
करेक्ट। तो हम इन दो केसेस की बात करेंगे बच्चों। तो हम लेफ्ट वाले केस को ओपन कहते हैं बच्चों, राइट वाले केस को क्लोज्ड कहते हैं। तो प्लीज कीप इन माइंड कि राइट वाले केस में ऑल्दो वो एक एंड से तो ओपन ही है, बट स्टिल वी कॉल इट एज अ क्लोज पाइप। मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि क्लोज का मतलब होना चाहिए कि दोनों एंड से क्लोज, नहीं, क्लोज का मतलब वन एंड से ही क्लोज्ड होता है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? फिर बच्चों अगर यहाँ पे एयर है तो एयर के अंदर कौन सी वेव्स बनती हैं? गैस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो जो हमने स्ट्रिंग वाला केस किया था वहां पे ट्रांसवर्स वेव्स थी, इस वाले केस में बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेव स्पीड क्या होएगी? वही रूट बी बाय रो, जो रूट गामा आर टी बाय एम निकाली थी हमने, ठीक है जी। तो अब इसमें बच्चों अगर हम फर्स्ट केस, अगर हम बाउंड्री कंडीशंस की बात करें तो लेफ्ट वाले केस में क्या बाउंड्री कंडीशंस होंगी बच्चों? जो मैंने पिछली क्लास में एंड में समझाया था, जो एंड ओपन है वो क्या हो जाएगा? एंटी नोड, है ना। तो लेफ्ट वाले केस में क्लियरली हम देख सकते हैं बच्चों कि दोनों एंड्स जो हैं वो एंटी नोड्स बन गए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l। और राइट में क्या होगा राइट वाले केस में? तो ऑल्दो जो लेफ्ट वाला एंड है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं है, बट हम उसको अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान लेते हैं कि जो लेफ्ट वाला एंड है वो नोड है और जो राइट वाला एंड है वो एंटी नोड है। बच्चों देखो ध्यान से, क्या ये बाउंड्री कंडीशन समझ आ रही है सबको? नोड एंटी नोड कैसे बताया? सिंपल, जो एंड ओपन है वो एंटी नोड है, जो एंड क्लोज्ड है वो नोड है। तो यहां तक नोट कर लो बच्चों पहले। ये मैंने पिछली क्लास से समझाया था ना, जैसे जब हमने स्ट्रिंग के लिए भी ये मान लिया था ना कि जो एंड फ्री टू मूव है वो एंटी नोड है, जो डेरिवेशन आपने की है, वही वाला केस यहाँ पे है एक तरह से, कि जो एंड फ्री है मतलब सीधा एयर कोई ओपन हो गया, उसको हमने एंटी नोड मान लिया।
हाँ, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम आगे देखेंगे कि ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेट ही है एंटी नोड वाला, उसके लिए हम कुछ करते भी हैं बाद में उस अप्रोक्सीमेशन को ठीक करने के लिए। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं सोचना। हाँ बच्चों, यहां तक नोट कर लिया? अब बच्चों क्या आप ये सोच सकते हो कि जो राइट साइड वाला केस है, क्लोज पाइप वाला, ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये बिल्कुल वही नहीं है जो आपने कल असाइनमेंट में किया? है ना? तो इसके सारे रिजल्ट्स बच्चों वही आएंगे जो आपने कल डिराइव किए। एंड बच्चों राइट साइड वाला केस अगर हम डिराइव करें तो इट टर्न्स आउट कि इसके सारे रिजल्ट्स जो हैं वो वही पहले वाले ही आ जाते हैं जो हमारे फर्स्ट केस के थे। तो बच्चों ये भी आज आपने डिराइव करके देखना है, ये आपको दिख जाएगा कि सारी डेरिवेशन सेम ही आती है। यस, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। तो आप ये सोचो ना, दो ही तो रिजल्ट्स हैं। तो बच्चों ये लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री कंडीशंस को देखकर मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस होगा। मतलब जो हमने पहले सारे केसेस लिखे थे, मतलब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, और इस वाले केस में किस पॉइंट में लग रहा है आपको कि डिफरेंस आना चाहिए? ध्यान से देखो, बहुत ही ऑब्वियस है। नहीं, वेलोसिटी तो चलो एक केस हो गया, मतलब जो रेड बॉक्स के अंदर लिखा था हमने उसके अंदर किसी एक चीज में बहुत ही ऑब्वियस है। ध्यान से देखो बाउंड्री कंडीशंस। हाँ ठीक कह रहे हो शुभम, हर्षप्रीत, गुड। यस, तो जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि क्योंकि वहां दोनों एंड से फिक्स था तो नोड ज्यादा बन रहे थे और एंटी नोड कम बन रहे थे। यहाँ उल्टा हो जाएगा।
क्लियर हो गया बच्चों सबको? इसमें कोई भी डाउट? ओके, बच्चों इसके 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। ये करना बच्चों एक्सरसाइज 0 में 2, 3, 4। ऐसा करो सभी लोग ना सॉल्व करके बिना चेक किए आंसर मेरे को चैट में भेजो। वाइश मुझे समझ नहीं आया आपका आंसर। अच्छा समझ गया, ठीक है।
ठीक है, कोयश ठीक है, जसराज ठीक है। आयुष थर्ड फोर्थ गलत है। इनफैक्ट वाइश जसराज आपने भी फोर्थ में एक ऑप्शन मिस की हुई है। मोहक ठीक है। अभी तेज गुड। दीपक गुड। गुड। हाँ जसराज। सेविक ठीक है। भाविक गलत है। बस तुम कोई चैट पे आंसर नहीं देते, क्या चक्कर है भाई? दीपक तुम्हारे साथ बैठा है अनुभव या अपने घर में है? अनुभव कर दो रिप्लाई यार कुछ। हर्षप्रीत ठीक है गुड। ठीक है, आंसर आया आपका कि नहीं अनुभव? ईशा फोर्थ में और भी आएंगे बट जो फोर्थ मल्टीपल है।
तो हमें दूसरी बार में भी गलत है। आयुष गलत है अभी भी। चलो बच्चों कंप्लीट करना, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, जैसे आपने ये ड्राइव किया होगा तो आपने एक बात रियलाइज की होगी कि ये जो राइट साइड वाला हमारा केस है, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, इजंट इट? मतलब यहाँ पे आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इवन मल्टीपल्स मिल ही नहीं सकते, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ही मिलेंगे, राइट? सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। फॉर्मूला से तो आ ही रहा है, बट वैसे भी माइंड में रखना। लेफ्ट साइड वाले में सारे मल्टीपल्स मिलते हैं हमें, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। राइट साइड वाले में सिर्फ ऑड मिलते हैं। क्लियर सो फार बच्चों? हाँ भाई, क्लियर? ओके नेक्स्ट बच्चों, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये जो रिजल्ट्स हैं नोड एंटी नोड वाले, ये थोड़े से अप्रोक्सीमेट होते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं विच इज नोन एज एंड करेक्शन। ठीक है, तो एंड करेक्शन क्या होती है बच्चों? मतलब ये जैसे कि नाम से लग रहा है कि ये हम अपने ऊपर वाले ही फॉर्मूलाज में कुछ करेक्शन करते हैं, जिससे कि मतलब सो दैट नोड और एंटी नोड जो भी हैं उनकी एग्जैक्ट पोजीशन बने बिल्कुल। तो एक्सपेरिमेंटली इट टर्न्स आउट कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कहाँ पे नोड बनता है और कहाँ एंटी नोड बनता है, इट सो टर्न्स आउट कि जो एंटी नोड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ओपन एंड पे नहीं बनता, वो उसके थोड़ा सा बाहर बनता है। तो ये इस तरीके से सिचुएशन बन जाती है। हमने जो ऊपर डेरिवेशन की सारी, उसमें हमने तो जस्ट बाउंड्री पे मान लिया था कि एंटी नोड बनता है। रियलिटी में वो बाउंड्री से कुछ डिस्टेंस दूर बनता है। तो आप देख सकते हो कि जहां जहां भी एंटी नोड्स हैं हमने उनको दूर करके दिखा दिया। तो एंटी नोड जितनी दूरी पे बनता है, राइट, उसको हम कहते हैं एज एंड करेक्शन। तो वैसे इट टर्न्स आउट कि जो एंड करेक्शन होती है वो 0.3 इंटू डी होती है, वेयर व्हाट इज डी?
D is the diameter of the pipe. तो बच्चों अब इससे फर्क क्या पड़ा हमारे फॉर्मूला में? हाँ, इट इज 0.3D. यस, इससे बच्चों हमारे फॉर्मूला में क्या फर्क पड़ेगा कि हमने अपने फॉर्मूला में, इस अगर मैं लेफ्ट साइड वाले केस की बात करूं तो जो मेरी इफेक्टिव लेंथ है अब वो L की जगह L+2E होगी बच्चों, isn't it? एंड राइट साइड वाले केस के लिए मेरी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? L+E होगी, है ना? तो हमने बस क्या करना है, फॉर्मूला सारे वही हैं, बस हर फॉर्मूला में L की जगह, अगर तो वो ओपन पाइप है तो आप L की जगह L+2E से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और अगर वो क्लोज पाइप है तो आप L की जगह L+E से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते थे कि सर आपने पहले ही क्यों नहीं बताया, बाद में क्यों बता रहे हो? इसीलिए टॉपिक का नाम ही है ना एंड करेक्शन, कि भाई कि पहले नॉर्मल तरीके से ड्राइव कर लो फिर उसके अंदर ये करेक्शन कर लो। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ये हम कोई डिराइव नहीं कर सकते, मतलब ना तो हम ये बता सकते हैं कि ये बाहर ही क्यों बन रहा है, ना हम ये बता सकते हैं कि इतने ही डिस्टेंस पे क्यों बन रहा है, ये बस मानना ही पड़ेगा हमें। ओके बच्चों, तो मैं एक आपको पर्टिकुलर केस दिखा रहा हूँ आगे बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको समझ आएगा कि हम कैसे यूज करते हैं एंड करेक्शन का। मतलब अगर हमें उसकी वैल्यू ना भी पता हो ई की, स्टिल हम उसको यूज कर लेते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं समहाउ। देखो बच्चों कैसे, तो एक बच्चों एक्सपेरिमेंट होता है नोन एज रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है बच्चों टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। हाँ आयुष, ओके तो देखो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके का होता है। मतलब कुछ भी नहीं है, एक ट्यूब है जिसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, उसके नीचे एक पाइप लगी हुई है, वहां पे एक वॉल्व लगा हुआ है जिसको आप ओपन करके या क्लोज करके पानी के लेवल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ट्यूब के ऊपर बच्चों हमने रखा हुआ है एक ट्यूनिंग फोर्क। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ फोर्क। ठीक है, बस उस फोर्क की खासियत ये होती है कि जब आपने उसको मान लो हिट किया कहीं पे भी तो वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करता है। ठीक है, वो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो हमारे सेटअप में है क्या
कि आपने एक वाइब्रेटिंग फोर्क ले लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी f आपको पता है, ठीक है, और उसको आपने ट्यूब के ऊपर रख दिया और आपने नीचे से वॉल्व को थोड़ा सा खोला जिससे पानी की लेंथ कम होनी शुरू होगी। पानी की कितनी लेंथ कम हुई, या फिर जितनी पानी की लेंथ कम हुई उतना एयर की लेंथ बन गई, ठीक है, जिसको हमने एयर कॉलम बोल दिया, वो हम मेजर कर सकते हैं। हमने एक स्केल लगा हुआ है जिससे कि हम वो मेजर कर सकते हैं। तो मान लो बच्चों थोड़ा सा पानी निकल गया। अब ये जो राइट साइड वाला केस है जहां पे एयर है, वो कैसा केस बन गया ऑर्गन पाइप का? ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और क्यों? एक एंड से ओपन है, एक एंड से क्लोज्ड है ना, तो वो क्लोज्ड बन गया। तो इस तरीके से हमने एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बना दी जिसकी लेंथ चेंज होती रहेगी बेस्ड अपॉन द वाटर लेवल। ये सिचुएशन समझ आ रही है बच्चों? अब बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे पानी की लेंथ चेंज करेगी वैसे वैसे एयर कॉलम की लेंथ चेंज करेगी, और जैसे जैसे एयर कॉलम की लेंथ चेंज करेगी तो क्या ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करेगी बच्चों? राइट? तो किसी पर्टिकुलर लेंथ पे बच्चों ऐसा हो जाता है कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी वो मैच कर जाते हैं, ठीक है। उस केस को हम कहते हैं रेजोनेंस। जैसे आज भी हम डिस्कशन में कुछ क्वेश्चंस में रेजोनेंस वर्ड की बात कर रहे थे, तो रेजोनेंस का मतलब है जब फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। वंस अगेन किसकी फ्रीक्वेंसी मैच की? ऑर्गन पाइप की और ट्यूनिंग फोर्क की। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है बेस्ड अपॉन द वाटर लेवल। ओके, तो जब रेजोनेंस होती है बच्चों, तो उस टाइम पे हमारे को फिजिकली एक लार्ज साउंड सुनाई देती है। उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई रेजोनेंस हो गई और भाई फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो हम उसी इंस्टेंट पे लेंथ मेजर कर लेते हैं। ठीक है, एक बार यहां तक नोट करो।
बच्चों समझ आ गया यहाँ तक? ओके, तो बच्चों हम वो लेंथ मेजर कर लेते हैं जिसपे ऐसा कुछ हो गया, ये रेजोनेंस। तो वो केस कैसा होगा बच्चों, मैं फिगर से दिखा देता हूं आपको कि जब रेजोनेंस बनी होगी, मतलब वो लेंथ L1 जो भी होगी, तो उसमें की जो नीचे जहां पानी है वो तो नोड हुआ, और एंड करेक्शन के हिसाब से जो एंटी नोड है वो थोड़ा बाहर बना, ई डिस्टेंस बाहर। तो टोटल लेंथ क्या हो गई, L1 प्लस ई, है ना, नोड और एंटी नोड के बीच में। तो L1 प्लस ई बन गया आपका इक्वल टू λ/4, जो कि लैम्डा को मैं लिख सकता हूं एज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इससे मेरे पास फ्रीक्वेंसी बन गई, मतलब इससे मेरे पास रिलेशन बन गया L1 प्लस ई इज इक्वल टू V/4f। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं सीधा कि जो हमारा नॉर्मल रिलेशन है f इज इक्वल टू 2n-1 V/4l, वही लिखा है मैंने, बस क्या किया है, n को 1 डाल दिया और l को रिप्लेस कर दिया विद l प्लस ई। राइट, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ नहीं करना, बस l को l प्लस ई से रिप्लेस कर दिया। मुझे समझ आया? अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम फिर से वाटर लेवल को और कम होने देते हैं। अगर वाटर लेवल और कम होगा तो लेंथ L और बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ऐसा होता है कि जब हम वाटर लेवल को और कम करते हैं तो फिर से रेजोनेंस आ जाती है, मतलब फिर से फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं किसी और लेंथ के लिए। तो पहले तो हम ये सोचें कि ऐसा हो कैसे रहा है। देखो, फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब क्या है कि f की वैल्यू मैच करनी है। अब v तो आपका कांस्टेंट है, n भी आपका चेंज कर सकता है, l भी चेंज कर सकता है। तो ऐसे n और l के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना, जहां पे f सेम आ जाए। जैसे मैंने पहला जो केस आपको करके दिखा दिया, वो हमने मान लिया कि मान लो कि वो n इक्वल टू 1 वाला है। राइट बच्चों, कि n इक्वल टू 1 पे भी कोई लेंथ होगी जहां पे फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। ऐसे ही कोई केस अगला जो हम कहते हैं कि वो n इक्वल टू 1 के बाद n इक्वल टू 2 डाल देते हैं, उस पे भी कोई ना कोई लेंथ होगी जहां पे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। तो अगर मैं n को 2 डालूंगा और l को L2 लिख दूं, तो क्या बन गया मेरे पास, f इज इक्वल टू n को 2 डाल के वो 3 बन गया, तो 3V/4 L2 प्लस ई बन गया, तो उसको रीअरेंज करके लिख दिया। तो इससे हमारे पास आ गया कि L2 प्लस ई इज नाउ इक्वल टू 3V/4f। इसको देखो बच्चों ध्यान से। पहला केस था L की वो वैल्यू जो कि n इक्वल टू 1 के लिए थी। दूसरा केस है L की वो वैल्यू जो n इक्वल टू 2 के लिए। एंड एंड करेक्शन के हिसाब से जो भी वैल्यू आई, हम उसमें प्लस ई तो करते जा रहे हैं। प्लस ई क्यों किया बच्चों, प्लस 2e क्यों नहीं किया? क्योंकि क्लोज पाइप वाला केस है, राइट।
ध्यान से देखो बच्चों इसको, कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। आ गया समझ बच्चों? हमें v फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने ना जानबूझ के इस फॉर्म में लिखा है इक्वेशंस को, क्योंकि e हमारा अननोन है, ठीक है, तो हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब ऐसे तो एक बात समझो, कहने को तो मैं पहली इक्वेशन से ही निकाल देता आंसर, अगर v निकालना है, L1 पता है, f पता है। मैंने 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि ये e अननोन है जिसको मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूं। तो अब हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? आप देख सकते हो कि ये 2 इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बन गया? L2 माइनस L1 इज इक्वल टू v बाई 2f। तो इससे मेरे पास v की वैल्यू आ गई। तो हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं सो दैट हमारी एंड करेक्शन एलिमिनेट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने कुछ भी नहीं किया है। जो अपना फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला था उसमें L को बस L प्लस ई से रिप्लेस किया, एक बार N को 1 डाल के L1 निकाल दिया, फिर N को 2 डाल के L2 निकाल दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस। एंड वंस अगेन सभी मुझे बताओ सब्ट्रैक्शन क्यों की है? 2 केस क्यों बनाए? एक केस से ही क्यों नहीं काम चला? 2 केस बनाकर क्यों सब्ट्रैक्शन की बच्चों? ई एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आंसर बन जाता है हमारा। क्लियर टू ऑल? ओके, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों नेक्स्ट टाइम एक तो जी पार्ट कंप्लीट करना है,
ए तो हो गया था अपना 3A में, बी के मैंने आपको कितने दिए थे बच्चों? 10 क्वेश्चन दिए थे, बी के 10 दिए थे। तो 3A का बी और सी पार्ट आपने कंप्लीट करना, ठीक है। ये मैं सारा पहले डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों, फिर उसके बाद ही आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये करना है सबने। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय। प्लीज इसको भी साथ साथ रिवाइज करना है, ठीक है।